नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है अपनी इस हिंदी की क्लास में। बच्चों, हम लोग आदिकाल टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आज 12वीं क्लास होगी। ओके बच्चों, तो सब लोग तैयार हैं इसके लिए? तो फटाफट क्लास को ज्वाइन करिए। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। हम लोग अपनी प्रैक्टिस की करते हैं शुरुआत। तो आइए देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज का पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। आप लोग पढ़कर समझिए और इसका आंसर दीजिए। तब तक मैं आपको प्रश्न पढ़ती हूँ आपका। तो अब देखिए यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। इनमें से बच्चों कौन ऐसा है जो 8वीं शताब्दी का कवि नहीं है? तो ऐसा जायज सी बात है कि 3 होंगे 8वीं शताब्दी के कवि। एक कौन नहीं है इसमें से, आपको यह बताना है। बच्चों, अगर सरहपा की हम बात करें तो सरहपा 8वीं शताब्दी के हैं। सरहपा 8वीं शताब्दी के हैं। हेमचंद बच्चों, हेमचंद सबरपा भी 8वीं शताब्दी के हैं और स्वयंभू भी 8वीं शताब्दी के। बच्चों, तो हेमचंद 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं, ये 11वीं के हैं। कब के हैं? 11वीं शताब्दी के कवि हैं। ओके बच्चों, 11वीं के हैं, 11वीं शताब्दी के कवि हैं। कौन? हेमचंद। और बाकी सरहपा, सबरपा और स्वयंभू तीनों 8वीं शताब्दी के कवि हैं। ओके बच्चों, इसलिए बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन है? बच्चों, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन है? बच्चों, वर्ण रत्नाकर है या कीर्तिलता है या चर्यापद है या ज्ञानेश्वरी है? मैथिली भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? बच्चों, ये वर्ण रत्नाकर है, क्योंकि मैथिली भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ वर्ण रत्नाकर ये है। इसके रचनाकार कौन बच्चों? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं इसके रचनाकार। ओके बच्चों, ये रचना किसकी है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। और प्राचीनतम मतलब मैथिली भाषा के बच्चों यह ग्रंथ है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। ओके, क्योंकि इसमें शब्दकोश का वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में। बच्चों, यह 14वीं सदी की रचना मानी जाती है। वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी की रचना है बच्चों। ये 14वीं सदी की रचना है, इसको भी याद रखिएगा। जबकि कीर्तिलता चर्यापद, कीर्तिलता बच्चों विद्यापत की है, चर्यापद सबरपा का है और ज्ञानेश्वरी बच्चों संत ज्ञानेश्वर की है। ज्ञानेश्वरी ग्रंथ जो है संत ज्ञानेश्वर की है। ओके बच्चों, तो इसलिए ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है? पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है? ऋठडेम चर्यु है या अड़य कुमार चर्यु है या पौम चर्यु है या भविष्यत कहा है? पुष्पदंत की प्रबंध रचना इसमें से कौन है बच्चों? तो अड़य कुमार चर्यु है। पुष्पदंत की प्रबंध रचना बच्चों अड़य कुमार चर्यु है। कौन है? अड़य कुमार चर्यु है। इसलिए बी इज द राइट आंसर। ओके, ओके, तो बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन है? मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन है? उक्त व्यक्ति प्रकरण है या वर्ण रत्नाकर है या राउल बेल है या वसंत विलास है? गद्य की पहली पुस्तक मैथिली हिंदी में कौन सी रचना बच्चों है? यह है वर्ण रत्नाकर, जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है, ये वर्ण रत्नाकर। ओके, इसलिए बी इज द राइट आंसर। बी करेक्ट आंसर होगा बच्चों, तो बी राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि राजमती
इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? राजमती किस काव्य कृति की नायिका बच्चों? कीर्ति पताका की है, या आल्हा खंड की है, या बीसल देवरासो की है, या रणमल छंद की है बच्चों? राजमती किस काव्य कृति की नायिका है? जिसको पता वो आंसर दे बच्चों। तो यह नायिका है बीसल देवरासो ग्रंथ की। बीसल देवरासो ग्रंथ की नायिका है कौन? राजमती। ओके बच्चों, इसकी रचना किसने किया बीसल देवरासो की बच्चों? तो बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। नरपत नाल की रचना है जो 1155 ईस्वी में की रचना इसकी की गई है। नरपत नाल द्वारा 1155 ईस्वी में इसकी रचना की गई है और इसकी नायिका है राजमती। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। अब आइए, यह गेय है बच्चों, यह एक गेय काव्य है, इसको भी याद रखिएगा। इसके 4 खंड हैं। यह गेय काव्य है, गेय काव्य है और इसके 4 खंड हैं। 4 खंडों में है बच्चों। ओके, 4 खंडों में है, तो सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है। रचना काल के अनुसार बच्चों, तो अगर हम देखें तो सही अनुक्रम का, जीवन काल का सही अनुक्रम क्या होगा? तो बच्चों अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले किसका आता है? सबसे पहले बच्चों आएंगे, क्योंकि कुतुबन का समय है 1567 से लेकर 1689 है। इसके बाद सबका आएगा, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद का। इसलिए सी इज द राइट आंसर, क्योंकि कुतुबन का समय बच्चों है, कुतुबन का समय है 1567 से 1689। ओके, इसलिए सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम बताना है आपको। रचना काल के हिसाब से, रचना काल के हिसाब से जो काव्य कृतियां हैं इनका सही क्रम लगाना है। तो आइए देखते हैं। ललित ललाम का समय क्या बच्चों? 1664 ईस्वी है। मैं यहाँ लिख रही हूँ 1664 ईस्वी। कितना? 1664, 1664। और भाव विलास 1689 है बच्चों, 1689 ईस्वी है। ओके, श्रृंगार निर्णय का समय क्या बच्चों? श्रृंगार निर्णय का समय 1750 है। कितना है? 1750 ईस्वी है। ओके, 1750 ईस्वी है। यह भिखारी दास की रचना है। और जगत विनोद पद्माकर भट्ट की रचना बच्चों, इसका समय नहीं निर्धारित हो पाया है। इसलिए अगर हम देखें तो सही सुमेर 64, 89 और 1750 बिल्कुल सही आंसर यही होगा बच्चों। सही क्रम यही हो रहा है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहां देखिए, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? कथाकारों का अनुक्रम पूछा जा रहा बच्चों। तो अगर हम देखें तो जैनेन्द्र का समय बच्चों क्या है? फर्स्ट में अगर हम मिलाते हैं तो जैनेन्द्र का समय है 1905। क्या है? 1905 है। भगवती चरण वर्मा का समय बच्चों 1903 है। 1903 है, आप यहां से मिलाइएगा। अमृतलाल नागर का समय क्या है? तो इनका बच्चों 1916 है। 1916 है अमृतलाल नागर का। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का बच्चों 1907 है। 1907 है। तो इस तरह अगर हम देखें तो पहले नंबर पर आ जाएंगे बच्चों भगवती चरण वर्मा, क्योंकि भगवती 1903 है। फिर आएंगे जैनेन्द्र, फिर आएंगे भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आ जाएंगे बच्चों क्योंकि 1907 है। लास्ट में आएंगे हाँ, कम से ज्यादा की तरफ जाना है बच्चों, कम से ज्यादा की तरफ जाना है। तो 3, फिर 5, फिर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर लास्ट में अमृतलाल नागर। तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों। कम यानी 3 पहले आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1916 आ जाएगा। इसलिए डी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। सूची सुमेलित करना बच्चों, एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ उनके रचनाकार हैं।
तो अब यहां बताइए, राठौड़ा रिख्यात, राठौड़ा रिख्यात किसकी रचना बच्चों, किसकी रचना है? तो यह दयाल दास की है। किसकी है? दयाल दास की रचना है राठौड़ा रिख्यात। तो यहाँ 5वां नंबर हो जाएगा। 5वां न बैराट पुराण, बैराट पुराण किसकी रचना बच्चों? बैराट पुराण गोरखनाथ की रचना है, यानी यहाँ 4th नंबर हो जाएगा। और पुष्पदंत की रचना, पुष्पदंत की रचना बच्चों क्या होगी? उत्तर पुराण होगा, उत्तर पुराण, यानी 3rd नंबर होगा। और जिनदत्त सूर्य की रचना क्या है बच्चों? तो यह उपदेश रसायन है, उपदेश रसायन है, यानी 2nd नंबर हो जाएगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही हो रहा है? 5, 4, 3, 2, 2। तो बच्चों ये सही सुमेलित किसमें? 5, 4, 3, 2। बी करेक्ट आंसर बन रहा बच्चों, बी करेक्ट आंसर सही सुमेलित है। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। क्या था बच्चों शून्य का पूरक तत्व? वज्र था, या अग्नि थी, या चित्र था, या ज्ञान था? शून्य का पूरक तत्व सिद्धों की साधना में क्या था बच्चों? तो यह ज्ञान से लिया गया है। शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था बच्चों। सिद्ध साधना योगियों की काव्य रचनाओं में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान से लिया गया है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। ज्ञान होगा इसका पूरक तत्व शून्य का। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है? किस ग्रंथ में? वर्ण रत्नाकर में है 7 नायिकाओं का वर्णन, या उक्त व्यक्ति प्रकरण में है, या फिर राउल बेल में है, या कुवलय माला में है बच्चों? इन 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है बच्चों? तो ये कुवलय माला में मिलता है। किस में मिलता है? कुवलय माला में मिलता है। कुवलय माला कथा में बच्चों कलचुरी राजवंश में किसी सामंत के 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन मिलता है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि कौन हैं? तुलसीदास हैं, या सूरदास हैं, या बिहारी हैं, या विद्यापति हैं? आप लोग बताइए, बहुत बार पढ़ चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हैं आप बच्चों। अगर सबसे पुराने कवि की हम बात करें तो यह है विद्यापति, क्योंकि सूरदास का 1478 है, तुलसीदास का बच्चों 1532 है, बिहारी का 1595 ईस्वी है बच्चों कालक्रम, विद्यापति का 1350 है, इसलिए विद्यापति इज द राइट आंसर। इनका समय क्या है? 1350 ईस्वी है, 1350 ईस्वी है। बिहारी का क्या बच्चों मैंने बताया है? 1595 ईस्वी है, 1595 ईस्वी समय है काल। सूरदास का क्या समय बच्चों? तो 1478 है ईस्वी, 1478 ईस्वी है। ओके, तुलसीदास का समय क्या है बच्चों? तुलसीदास का तो 1532 है, 1532 ईस्वी है। ओके बच्चों, तो डी इज द राइट आंसर। सबसे पुराने कवि यही होंगे। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन हैं? खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन से हैं बच्चों? अमीर खुसरो हैं, या सूरदास हैं, या तुलसीदास हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाला कवि बच्चों है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा नाम बच्चों नाथपंथी साधकों में नहीं शामिल है? जालंधरी पाव का नाम नहीं शामिल है,
या भरथरी का नहीं शामिल है, या कढ़पा का नहीं शामिल है, या चुड़कर नाथ का नहीं शामिल है। किसका नाम बच्चों नाथपंथी साधकों में नहीं शामिल है? तो कढ़पा का नाम नहीं शामिल है बच्चों। कढ़पा आदिकालीन सिद्ध कवि हैं। कढ़पा आदिकालीन सिद्ध कवि हैं। आदिकालीन सिद्ध कवि हैं, सिद्ध कवि हैं कढ़पा, इसलिए सी इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन है बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या डॉक्टर भगीरथ मिश्र है, या डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं बच्चों। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? तो यह है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। पीताम्बर दत्त बर्थवाल है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि किस ग्रंथ में चंदबरदाई को छप्पय का राजा कहा गया है? किस ग्रंथ में? शिव सिंह सरोज में, या पृथ्वीराज रासो में, या मुंजरासो में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो किस ग्रंथ में चंदबरदाई को छप्पयों का राजा कहा जाता है बच्चों? तो शिव सिंह सरोज में कहा जाता है। किस में कहा जाता है? शिव सिंह सरोज में कहा जाता है छप्पयों का राजा। ओके बच्चों, तो ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। यह किसका कहना, किस आलोचक का कहना बच्चों? मुनिजिन विजय का, या फिर राहुल सांकृत्यायन का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का? किसका कहना है बच्चों? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है। किसका कहना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं यानी सही नहीं बच्चों? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, तो बिल्कुल सही बच्चों है। सिद्ध साहित्य में के प्रथम कवि सरहपा है, भी सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है, बिल्कुल सही है। और सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, यही नहीं सही बच्चों है, यही नहीं सही है, क्योंकि सिद्ध साहित्य का प्रणयन बच्चों मगधी अवहट्ट में लिखा गया है, मगधी अवहट्ट में हुआ है, तो पिंगल भाषा में नहीं हुआ, इसलिए डी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन बच्चों? गोरखनाथ हैं, या जालंधर नाथ हैं, या मत्स्येंद्र नाथ हैं, या गोपी चंद्र है? कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है बच्चों? तो कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार मत्स्येंद्र नाथ हैं। कौन है? मत्स्येंद्र नाथ हैं, मत्स्येंद्र नाथ। सी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन है? इसमें से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है बच्चों? खुमाड़ रासो है, या ढोला मारू रादूहा है, या भरतेश्वर बाहुबली रास है, या जय मयंक जस चंद्रिका है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है बच्चों? ये भरतेश्वर बाहुबली रास है बच्चों, शालिभद्र सूर की रचना है, जैन कवि है शालिभद्र सूर, इनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास है। ओके बच्चों, तो सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य का, या नाथ साहित्य का, या न जैन साहित्य का, या रासो साहित्य का? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है बच्चों? तो ये रासो साहित्य का दूसरा नाम है। ओके, रासो साहित्य का चारण साहित्य दूसरा नाम होगा। ओके बच्चों, तो डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा,
या जॉर्ज ग्रियर्सन। सिद्ध सामंत युग बच्चों आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग आदिकाल को कहा है। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य या नाथ साहित्य। बच्चों जो उपलब्ध नहीं है आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में वह सिख साहित्य नहीं उपलब्ध है, जबकि जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य उपलब्ध है, इसलिए सिख साहित्य इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या था बच्चों? शांत रस था या हास्य रस था या करुण था या वीर रस था? किस तरह का रस था, रसों का प्रयोग किया गया था बच्चों आदिकालीन साहित्य में? तो वीर रस का प्रयोग हुआ था आदिकालीन साहित्य में बच्चों। वीर रस का प्रयोग मुख्यतः देखने को मिलता है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया बच्चों? पुष्पदंत को या धनपाल को या शालिभद्र सूर्य को या स्वयंभू को? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि बच्चों स्वयंभू को कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। हम मिलेंगे कल अपनी राइट टाइम यानी शाम 6 बजे। तब तक बच्चों पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।